नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए भाग प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक उन भारतीय विचारकों के तत्कालीन परिस्थितियों में दिए गए विचारों पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में हम उन भारतीय विचारकों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने उस समय की सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए। आज हम जो पहली कड़ी की प्रथम यूनिट के द्वितीय प्रश्न पत्र का जो प्रथम इकाई के जो थिंकर्स हैं, जो प्राचीन थिंकर हैं, जिसमें मनु, कौटिल्य और शुक्र को शामिल किया गया है, उसमें आज हम मनु के बारे में बात करते हैं। मनु मतलब मनुष्य। पौराणिक कथाओं में इसे मनुस्मृति या मानव शास्त्र के बारे में बात की गई, परंतु मनु कौन थे ये निर्धारित नहीं है। परंतु पौराणिक आख्यानों के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेता माना जाता है। वे मानव जाति की आदि पुरुष थे। मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा जाता है। मानव जाति को मनु की संतान मानव प्रजा कहा गया है। वह यज्ञ को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहा जाता है उनको, और प्राणों में उसे सूर्य का पुत्र या पहला राजा कहा जाता है। मनु ने जो है के बारे में ये तो है सत्य है कि भाई वो क्या है क्या नहीं, परंतु यह सत्य नहीं है कि मनु कौन थे। इस बारे में लोगों के मतभेद हैं और लोगों के इस बारे में कमेंट्स जो है आते हैं वो निर्धारित नहीं है। परंतु हमें राजनीतिक दृष्टि से उनके द्वारा दिए गए विचारों को उन तत्कालीन परिस्थितियों के लिए मान्य रखा जाता है जो उस समय मान्य थी। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि जब जल प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो गई, उस समय नाव में बैठे हुए मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा ही बची। इन दोनों के मिलन से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके प्रथम पुत्र प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव तथा भरत आदि हुए। उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखे जाने का अनुमान किया जाता है। उनके दूसरे पुत्र तथा पुत्रियों के कुल में ही महान ऋषि और बलशाली योद्धा हुए। इस प्रकार मनु की संतानों से मानव परिवार की वृद्धि होती चली गई और समस्त मानव जाति उन्हीं की परिवार की अंश है। वही आगे राज्य का रूप बना। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई। पहले परिवार था, परिवार के बाद में नगर, कबीला और फिर धीरे धीरे करके राज्य के रूप में आज हम देख रहे हैं कि वो राज्य परिवार से ही उत्पन्न हुआ है। मनु के अनुसार राज्य का सप्तांग सिद्धांत,
सप्तांग सिद्धांत से तात्पर्य राज्य के आवश्यक अंगों से लिया जाता है। जो सप्तांग सिद्धांत है उसको राज्य के अंगों से, जो उसके राज्य के अंग है उसमें सबसे पहले आता है राजा, मतलब स्वामी। राज्य का निर्माण कैसे होता है और उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा राज्य, चौथा पुर, पांचवा कोष, छठा दंड और सातवां मित्र। जो मनु ने राज्य के 7 अंगों के बारे में बात की है, उन 7 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण है ऊपर राजा यानी स्वामी, दूसरा मंत्री, तीसरा पुर मतलब महल, चौथा राज्य, पांचवा कोष, छठा दंड का मतलब न्याय व्यवस्था, और सातवां मित्र। पहला है राजा। राजा मतलब स्वामी। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया, जिसका आशय है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक दक्षता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा और समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। उसके बाद आता है मंत्री। मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता। अतः राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए ही राज्य कार्य किया जाना चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का पर्याप्त विस्तार से उल्लेख किया है। तीसरा है पुर। पुर मतलब महल, परकोटा या राजधानी। मनु का मत है कि पुर पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियां बतलाई हैं, जिनमें प्रमुख है धनवन दुर्ग, वन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग और मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग बताए हैं। जल दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिसमें दुर्ग के किले के चारों तरफ पानी होता है। वृक्ष दुर्ग वो होते हैं जिस महल के चारों तरफ वृक्ष जो घना जंगल होता है। गिरि दुर्ग वो होते हैं जो पहाड़ों पे बनाए जाते हैं। अगला है राज्य। राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनु ने यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है
जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है। यहां राज्य शब्द का आशय राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता से है। पांचवा कोश। मनु के अनुसार कोश राज्य का न केवल अनिवार्य परंतु अति महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मनुष्य की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा तथा उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। अगला मित्र। मित्र का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इसके लिए अन्य राज्यों के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में भी राज्य और राजा का साथ दे सके। और एक है दंड। दंड का आशय राज्य की रक्षा करने शक्ति अर्थात सेना से मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है, जैसे हस्तबल, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना आदि। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंग को सुदृढ़ एवं राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करें। इस में राज्य के जो उपयुक्त जो अंग की तुलनात्मक महत्व देखें तो प्रत्येक प्रकृति को उनकी पश्चात दी गई प्राकृतिक तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग स्वामी है और राज्य के क्रम में दूसरा स्थान मंत्री को प्राप्त है। आशय स्पष्ट है कि राजा के द्वारा मंत्री या मंत्रीगण की सहायता से कार्य किया जाना चाहिए और शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए राज्य की अन्य प्रकृतियों को सुदृढ़ रखते हुए उनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। मनु ने राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का वर्णन किया गया, लेकिन ऐसा करते हुए इस बात पर बल दिया है कि ये समस्त प्रकृतियां राज्य के लिए नितांत आवश्यक है और ये सभी प्रकृतियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी प्रकृति विशेष से होती है उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। इसी के साथ ही इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका धन्यवाद। आज हमने राज्य के 7 अंगों के बारे में बात की। जो मनु ने निर्धारित किए हैं कि राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण 7 अंग होते हैं
जिसमें स्वामी मतलब राजा, मंत्री, पूर्ण, राज्य या जनपद, कोष, दंड और मित्र, इन 7 अंगों के मिलने पर ही राज्य का निर्माण होता है। आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। कोरोना महामारी से बचाव ही सुरक्षा है। हमेशा बाहर जाते वक्त मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, आवश्यक होने पर ही बाहर जाएं। और जैसे ही इस महामारी से हम विजय प्राप्त करेंगे, आपसे रूबरू क्लासों में मिलेंगे। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।